दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए महत्वपूर्ण लूसेंट सामान्य ज्ञान का भूगोल खंड। इसमें हम भूगोल के सामान्य परिचय और ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। ये वीडियो विभिन्न लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि के भूगोल विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। देखिए, लूसेंट भूगोल जो खंड है ये हमने लूसेंट सामान्य ज्ञान से लिया है। इतिहास खंड को हमने कवर कर लिया है। भूगोल हम शुरू कर रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, तो सबसे पहले भूगोल शब्द कहाँ से आया, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसको जान लीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इरेस्टोथनीज, जो कि एक ग्रीक यानी यूनानी विद्वान थे, इन्होंने किया था। और इनका समयकाल, इरेस्टोथनीज का समयकाल 276 से 194 ईसा पूर्व था। और भूगोल शब्द या जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी यूनानी भाषा के मूल शब्द जियो, जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, और ग्रैफोस यानी वर्णन से प्राप्त होता है। और दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो याद रखिएगा, भूगोल जो जियोग्राफी शब्द है ये ग्रीक यानी यूनानी भाषा के शब्द जियो और ग्रैफोस से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान यानी ग्रीस के निवासियों को जाता है। एक और विचारक और विद्वान हैं प्राचीन यूनान के हिकेटियस। इन्होंने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस यानी पृथ्वी के वर्णन में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। याद रखिएगा, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, इसमें इन्होंने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। और अगर आप ये जानें कि अध्ययन के स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल कब आया, तो अध्ययन के स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ और इसकी दो विचारधाराएं थीं। पहली विचारधारा संभववाद और दूसरा निश्चयवाद। संभववाद विचारधारा के बारे में जानते हैं। तो संभववाद मानता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मनुष्य अपना जो पर्यावरण है, चारों ओर का आवरण या परिवेश है, उसमें परिवर्तन करने में समर्थ है और वो प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। और संभववाद विचारधारा के जो समर्थक भूगोलवेत्ता हैं उसमें वाइडल, डी लाब्लास और फैब्रे हैं। याद रखिएगा, संभववाद विचारधारा से संबंधित महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता वाइडल, डी लाब्लास और फैब्रे हैं। निश्चयवाद के बारे में जानिए। तो निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, इसलिए मनुष्य की स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। और निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक विचारकों में कार्ल रिटर, रेटजेल, एलन सेम्पुल और हंटिंगटन हैं। रेटजेल नवीन निश्चयवाद के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो भूगोल की दो धारणाएं हैं उसमें दो विचारधाराएं संभववाद में ये माना जाता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, जबकि निश्चयवाद में ये माना जाता है कि मनुष्य के सारे कार्य पर्यावरण द्वारा नियत और निर्धारित होते हैं। अन्य विषयों की तरह भूगोल की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। तो भूगोल की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें देखिए, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों और भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। और ये परिभाषा भूगोल के एक विचारक स्ट्रैबो हैं, इनके द्वारा दी गई है। दूसरी परिभाषा है कि भूगोल पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। तो ये
क्लैडियस टॉलमी के द्वारा दी गई परिभाषा है। और एक अन्य परिभाषा कार्ल रिटर के द्वारा दी गई है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ये कार्ल रिटर के द्वारा दी गई परिभाषा है। और आर्थर हुम एक भूगोलवेत्ता हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो ये आर्थर होम्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है ब्रह्मांड। हम इस जो टॉपिक है आज भूगोल का सामान्य परिचय और ब्रह्मांड के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको जानेंगे। ब्रह्मांड यानी कॉस्मॉस, तो अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के यानी मैटर एंड एनर्जी, द्रव्य यानी मैटर एंड एनर्जी जो है इसके सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटे अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगा यानी गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसमें सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाय गैलेक्सी शामिल हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इसके बारे में कुछ सिद्धांत हैं, उनको जानना जरूरी है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है बिग बैंग थियरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटेयर रहे हैं। जॉर्ज लेमेंटेयर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दूसरा सिद्धांत साम्यावस्था सिद्धांत या स्थिर सृष्टि संकल्पना का सिद्धांत है। इसको स्थिर अवस्था का सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थियरी भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत दोलन सिद्धांत है। डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। और इन्फ्लेनेशनरी थियरी या स्फीति सिद्धांत ये एलन गुथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब आइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो महाविस्फोट सिद्धांत है ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत ये बिग बैंग थियरी है। जॉर्ज लेमेंटेयर जो कि बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। महाविस्फोट सिद्धांत में कुछ मान्यताएं हैं। इसमें ये माना जाता है कि प्रारंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरी जो इसमें क्या परिवर्तन हुआ तो बहुत अधिक संकेंद्रण के कारण उस बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडी विस्फोट या बिग बैंग कहा गया। और इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए और इसके अलगाव के कारण बने जो है काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडी पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट या बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई होगी और महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। इससे ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ और इस तरह से बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच की बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है, क्योंकि बिग बैंग थियरी में जो महाविस्फोट हुआ था उससे जो द्रव्य और पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे वो आज भी जारी हैं। नासा ने दोस्तों 2001 में मैप यानी माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब द्वारा अनुसंधान में इस तथ्य की पुष्टि भी की है। ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है और इसके साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल एक विचारक हैं, अमेरिकी विद्वान। इनका योगदान महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार यानी फैलाव के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन और आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना, ये ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में ही माना जा रहा है।
और ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी की डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि के लिए मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है, इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की और डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के बाद उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एंट्रोपी प्रोब रखा गया है। दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्य अनंत हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया और माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान इसी में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। तो हिग्स बोसान जो है ये गॉड पार्टिकल जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसके रूप में ये सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की और इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड के बारे में गॉड पार्टिकल अवधारणा को पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसान थियरी पर आधारित था। इसलिए हिग्स बोसान थियरी इसको कहा जाता है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष माना जाता है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे भी होते हैं। मंदाकिनी क्या है? तो आप जान लीजिए कि मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है और ये तारा निर्माण प्रक्रिया के शुरुआत का गैस पुंज है और मंदाकिनी यही गैलेक्सी है। मंदाकिनी तारों का समूह है जो धुंधला दिखाई पड़ता है और तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस का पुंज होता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसको मिल्की वे या दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहा जाता है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार यानी स्पाइरल है और इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो, जो कि इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी यानी एंड्रोमेडा है और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। अब आइए निहारिका या नेबुला के बारे में जानते हैं कि निहारिका क्या है। आप याद रखिएगा, निहारिका ब्रह्मांडी नर्सरी है और यहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। तो निहारिका तारों की नर्सरी है जिसमें धूल और गैसों के बादल होते हैं और जो भी तारे उत्पन्न होते हैं इनका जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम बीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल यानी श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं और यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं जिनसे कि तारों का निर्माण होता है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैसों के बादलों का निर्माण हुआ था। इसके अलावा लास्ट में आइए सुपरनोवा और निहारिका के प्रकार जानेंगे। सुपरनोवा से जो पदार्थ निकलता है इससे भी निहारिका का जन्म होता है, जैसे वेल और कर्क। और निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार भी हैं, जैसे उत्सर्जन निहारिकाएं कौन सी हैं? तो ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं और ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं, जैसे चील निहारिका और झील निहारिका, ये उत्सर्जन निहारिकाएं हैं।
दूसरा परावर्तन निहारिकाएं हैं, ये तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं, जैसे प्लेइडेस निहारिका जो परावर्तन निहारिका का प्रकार है। श्याम या ब्लैक गैलेक्सी श्याम निहारिका, तो ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। चौथा जो प्रकार है आप देखिए, ग्रहीय निहारिकाएं हैं। इसका निर्माण उस समय होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव या रेड जायंट स्टार में बदलकर अपने बाहरी तह को उत्सर्जित कर देता है। इस वजह से इसका आकार गोल होता है। और एक है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है, याद रखिएगा। अब कुछ टर्म देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियम हैं। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स और अनेक्जिमेंडर हैं। और ग्लोब का निर्माण मार्टिन बैहम ने किया था। और विश्व मानचित्र का निर्माण, याद रखिएगा, ये अनेक्जिमेंडर के द्वारा किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।